तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले पे कोई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका कोई सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की क्लास 10th का आपको पहला चैप्टर का है, यानी कि हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें मैंने आपको पिछले क्लास में आपको कुछ यहाँ पे आपको टॉपिक हम करवा दिए थे। चलिए ये सब आपको हो चुका है। इस क्लास में यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली आपको जो भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कराते हैं। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे आप देख, तो पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक है, मैंने पिछले क्लास में तो हम बता दिया, आप नहीं देखे हो तो हमारे इस चैनल पे जाके पिछले क्लास का आप देख सकते हो। कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग आखिर क्या होता है, चलिए हम आपको एक एक देख सकते। जैसे कुलीन वर्ग है, निरंकुशवाद है, उदारवाद है, जनमत संघ है, हम सब के बारे में बात करते हैं। खाली आपको वीडियो को लास्ट तक आपको बना जाना है। कुलीन वर्ग किसे कहता है? ये जमींदार के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। यानी कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप में आपको सबसे शक्तिशाली लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था। उस निरंकुशवाद क्या होता है? यानी कि एक ऐसी सरकार या शासक व्यवस्था जिसकी सत्ता बी पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, निरंकुशवाद कहलाता है। उदारवाद क्या है? यानी लैबलिशियम शब्द लातिनी भाषा के मूल में लेवल पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के बी के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। उसके बाद यह है कि जनमत संघ क्या था? यानी कि एक प्रत्येक मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता ने से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। जनमत संघ, यानी कि आपको जहाँ पे जनमत यानी कि आपको वोट होता था, इलेक्शन होता था, उसमें आपको एक इंसान को चुना जाता था जिसे जनमत संघ कहते हैं। और वो आपको सभी से आपको जाके उसे पूछताछ करता था कि आपको वोट देने के लिए आपको अधिकार को आपको बताया जाता था, उसे जनमत संघ कहा जाता है। उसको रूढ़िवाद क्या होता है? यानी कि एक ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपरा और रिवाजों पर बल देता है, उसे आपको रूढ़िवाद कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 नंबर जो टॉपिक आ जाए हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो 6 नंबर टॉपिक कहते हैं कि यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे आपको यूटोपिया कहा जाता था। जिसका आपको आकार यानी कि आकार होना, आपको उसका जो आकार होता था साकार, तो आपको असंभव था करना, उसके आपको यूटोपिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे रोमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, उसे आपको रोमानीवाद कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक है 8वां टॉपिक, नारीवाद किसे कहते हैं? कि स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता था। उसके बाद है कि जुकॉस क्या होता है? कि जुकॉस आप देख सकते हो, जुकॉस यानी कि प्रसा का एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसे बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, जिसमें उसे आपको बड़े बड़े जमींदार जो शामिल थे, एक टीम बना था, गठन हुआ था, उसको आपको जुकॉस कहा जाता। उसके बाद यहाँ पे 10वां टॉपिक है कि जालवेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। उसके बाद इसमें विभिन्न राज्य के बीच शुल्क अवधारों का समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी गई, और जिससे पहले 20 से अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम अगले पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपको इसमें जो आपको ये होता है, इसमें आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम इसमें दिया गया है, उसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको कौन कौन थे। पहला है कि जिउसेppe कैसे मेस्तीनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घेरे में विरोध थे, जिसे आपको कहते हैं यूसेप्पी मेस्तीनी कहा जाता है। उसके बाद गैरीबाल्डी, आपको ये भी आपको नाम सुना होगा, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट ये सब योगदान दिया था। गैरीबाल्डी क्या होता है? इटली का महान क्रांतिकारी जो मेस्तीनी का सहयोगी व समकालीन था, जबकि मेस्तीनी जो आपको किए थे यूसेप्पी में, उसके आपको सहयोग किए थे, उसको आपको गैरीबाल्डी कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे गैरीबाल्डी जो उसके आपको मेस्तीनी के
आपको युद्ध में उसके समकालीन में आपको सहयोग किया गया था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार जिसकी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे तीसरा सहायता से उन्हें ऑस्ट्रिया को हराया था। उसने इटली की स्वतंत्र के लिए कई आंदोलन किए थे, जैसे काबुल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। इटली में मिलाने का कार्य किया था। और उसके बाद यहाँ पे बिस्मार्क क्या होता है, आपको देख सकते बिस्मार्क जो आपको किस प्रकार से काम किए थे कि जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौ की नीति अपनाई। उसे आपको बिस्मार्क आपको रक्त व लौ की नीति अपनाई थी। उसके प्रयासों से ही जर्मन का एकीकरण संभव हो चुका था। उसके बाद में चलते अगला टॉपिक पे। तो स्टूडेंट हम बता दिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको 1 अंक वाले प्रश्न, इस चैप्टर का जो आपको पहला चैप्टर है इसका 1 अंक वाले प्रश्न क्या है कि फ्रेडरिक सार्युग कौन था। कि सार्युग कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार थे, आपको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में है कि अर्नस्ट रेनन कौन था, यहाँ फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि जर्मनी राष्ट्र का रूपक क्या था। वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मन वतूल वीरता का प्रतीक था। उसके बाद देखिए मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद जाल्वेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी के अधिकार एकीकरण का प्रतीक था। एक जर्मनी शुल्क संघ, यहाँ पे आप देख सकते छठा क्वेश्चन आंसर है एक जर्मनी शुल्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, जिसमें आपको क्या था 1834 में राष्ट्र स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्य के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई, यानी वो 30 से 2 कर दी गई। और इस प्रकार यह अधिकार एकीकरण का प्रतीक था। तो स्टूडेंट तो आज की इस क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आपका जो कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, जिसमें आपको आप टाइम पे आके आपको क्लास को ज्वाइन करना है। आपको समय पे आपको मिलता रहेगा, आपको अच्छे तरह से आपको देखना है। उसमें हम आपको लघुत्तर एवं दीर्घोत्तर क्वेश्चन को समाप्त करके इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तक जय हिंद, वंदे मातरम।